नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से बता देते हैं आपको। पंजाब में सिंगल फेज के लिए मतदान पूरा हुआ। कई जगहों पर झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया। आपको बताते चले 117 विधानसभा सीटों पर हुई है वोटिंग। 1304 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 5 बजे तक 63.44% मतदान हुआ है। तो आपको बताते चले पंजाब में सिंगल फेज के लिए मतदान पूरा हुआ है। सबसे कम मतदान अमृतसर में हुआ है और सबसे ज्यादा मतदान मानसा में हुआ है। तो कई जगहों पर झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है इस वोटिंग को लेकर के। 1304 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और 5 बजे तक 63% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। पंजाब में सिंगल फेज के लिए मतदान पूरा हो चुका है और ऐसे में आपको बताते चले कई जगहों से झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। 1304 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 5 बजे तक 63% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको हम पंजाब से बता रहे हैं, जहां पर पंजाब में सिंगल फेज के लिए मतदान पूरा हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से वोटिंग खत्म हो चुकी है सिंगल फेज की और बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है। 5 बजे तक की बात की जाए तो 63% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। फिलहाल अभी तक की अगर बात करें तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सृष्टि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। जी, मेरे पीछे मैं इस समय जीरकपुर बल्टाना में हूँ और जैसे ही भीतर से ये संदेश आया कि वोटिंग का समय समाप्त हो गया, उसी समय मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 2 धड़े जो है आपस में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एनके शर्मा जो कि अकाली दल के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। दोनों आपस में नारे लगाते हुए नजर आए। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूरे पंजाब में 62% मतदान हुआ है, जो कि 2017 से केवल 2% ही ज्यादा है। 1304 प्रत्याशी थे। 1304 प्रत्याशियों ने इस बार विधानसभा चुनाव में पर्चा भरा था, जिनमें से 93 महिलाओं ने 93 महिलाओं ने जो कि प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ी थी और 2 थे ट्रांसजेंडर। और मैं एक बात अपने दर्शकों को बता दूं कि 700 बटालियन जो कि सीआरपी की यहाँ पर तैनात थी पंजाब में, और पंजाब की पुलिस भी मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी ड्यूटी देती नजर आई। और 62% मतदान जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं रविवार होने के चलते भी मतदान जो है, जो कि राजनीतिक बड़े बड़े जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि मतदान कम हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन 62% और अलग अलग राजनीतिक दलों से यही खबरें आ रही हैं कि हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट डले हैं और हमारा प्रत्याशी जीतने वाला। स्वर्ण जी, जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे कम मतदान अमृतसर में हुआ है, क्या वजह हो सकती है इसकी? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम प्रतिशत है। देखिए, बार बार मैंने पिछले भी हमने लाइव प्रसारण में अपने दर्शकों को बताया था कि पंजाब का चुनाव पहले तो राजनीतिक दलों ने, किसी ने कहा नया पंजाब बनाएंगे, तो किसी ने कहा पंजाब मॉडल लेकर आएंगे, तो किसी ने दिल्ली मॉडल को बनाने का प्रयास किया, तो किसी ने कहा कि हम 100 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी है। तो यही इसी बीच किसान भी आए और जिन्होंने कहा कि हमने 3 कानून वापस किए और हम भी राजनीति में उतर रहे हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं मतदाता के लिए एक तरह से अपने प्रत्याशी को चुनने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है 2022 विधानसभा चुनाव में रहा। और यही कारण है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीते हर 5 साल के बाद जो चुनाव होता आया है, खासतौर पर पंजाब में, क्योंकि लगातार पंजाब में यही चलन था कि 5 साल अकाली दल की सरकार बनती रही और 5 साल कांग्रेस की। लेकिन इस बार जो है पूरे पंजाब में जो समीकरण है वो बदले और आम आदमी पार्टी ने भी बहुत बड़ा समीकरण में हेरफेर किया है। और बात अगर मैं डेराबस्सी विधानसभा की करूंगा तो यहाँ त्रिकोणीय टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल में। और झाड़ू जो कि आम आदमी पार्टी है वो कोई खास नजर नहीं आया।
क्योंकि बूथ भी खाली रहे आम आदमी पार्टी के और लोगों के अंदर रुझान भी कम दिखाई दिया। बिल्कुल रणजीत, अगर बात की जाए जिस तरीके से कई जगहों से झड़प की खबरें भी सामने आई, तो क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर हुई है? देखिए, किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और मैं एक बात सृष्टि बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर माहौल जो है वो काफी गर्मा गया था, लेकिन जीरकपुर के जो पुलिस प्रशासन और खास तौर पर थाना प्रभारी हैं वो यहाँ पर बराड़ यहाँ पर पहुंचे और साथ ही उनके साथ सीआरपीएफ की बटालियन भी थी, तो उन्होंने आकर के बीच में आकर के उन्होंने बीच बचाव किया और जो कि माहौल गर्म ना हो जाए उसका ख्याल रखा। और यहाँ पर पूरी मुस्तैदी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ दिखाई गई और अभी भी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। किसी तरह की ऐसी अभी तक घटना नहीं हुई है जो अनियंत्रित हो गई हो और ऐसी अभी तक खबर है भी नहीं। लेकिन हाँ, मोहाली में खबरें ये आ रही हैं, विधानसभा मोहाली क्षेत्र में एक बलौंगी कस्बा पड़ता है, वहां पर दोनों जो खास तौर पर विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो आमने सामने हो चुके हैं। लेकिन अभी तक ऐसी पूरे पंजाब में कोई खबर नहीं आई कि जिसमें दो धड़े आपस में भिड़े। बिल्कुल रणजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, वोटिंग खत्म हो चुकी है और ऐसे में कई जगहों से झड़प की खबरें भी देखने को मिली हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। यूक्रेन में तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। हरियाणा के करीब 2,000 छात्र यूक्रेन में हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। यूक्रेन में तनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और हरियाणा के करीब 2,000 छात्र यूक्रेन में इस समय मौजूद हैं। तो भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूक्रेन में तनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। हरियाणा के करीब 2,000 छात्र यूक्रेन में मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करी है। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता चला जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में तनाव को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। हरियाणा के करीब 2,000 छात्र यूक्रेन में मौजूद हैं। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी है। गुरुग्राम में सीएम ने पीपीपी आधार पर बनने वाले शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को लेकर बैठक करी। बैठक में सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस ढेसी, प्रधान सचिव उमा शंकर समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें लो कास्ट क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ कैरियर फैसिलिटी उपलब्ध होंगी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में बनने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला पीएम ने रखी थी। गुरुग्राम आरडब्ल्यूए के तहत सदस्यों ने बीजेपी नेता जवाहर यादव के नेतृत्व में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करके अपनी बातें सामने रखी। सीएम ने इस दौरान आरडब्ल्यूए के सदस्यों की बातों को ध्यान से सुना और सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही गुरुग्राम में आरईआरए के साथ मिलकर एक सेमिनार किया जाएगा। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि आरडब्ल्यूए की जो भी परेशानी है उन्हें खत्म किया जाएगा। बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री से ग्रुप हाउसिंग की जो सोसाइटी है उनके आरडब्ल्यूए के लोग मिले, अपनी समस्याओं को लेकर झाव दिए हैं अपने, और इसको लेकर ये सभी लोग अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग मिले थे। तो इन्होंने अपनी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी है
और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जल्दी गुड़गांव में एक सेमिनार भी करा रहे हैं, जिसमें रेरा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, HSVP और यहाँ के स्थानीय DC और सब उसमें रहेंगे। हम लोग जो है मेकिंग मॉडल गुड़गांव से कम्युनिटी ग्रुप पे हैं और हम लोगों ने सारी अपनी बातें कही हैं, जितने भी जो है इश्यूज़ हैं बिल्डर रिलेटेड, जो सिस्टम रिलेटेड, सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमने सारी चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम ही नहीं गिनाई, सॉल्यूशंस भी दिए हैं और सॉल्यूशंस के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात को सुना है, समझा है। हम लोग अब सारे प्रॉब्लम्स हैं बिल्डर कॉलोनियों में भी, जो प्लॉटेड कॉलोनीज़ में भी, जैसे सीवर का कनेक्शन नहीं है, रोड्स नहीं है, ये सारे डिस्कस किए। और HRRS एक्ट में भी जो चेंजेस चाहिए RWA के फंक्शनिंग के लिए, वो भी हमने बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सारी बातें बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बोला कि 25-26 तारीख को जो है सेमिनार, उसमें हम सबको बुलाया जाएगा और उसमें हम हमारे सारे सजेशंस रख पाएंगे। तो बहुत ही वो उन्होंने सुना हमारी बात, हर चीज़ और सारे प्रॉब्लम डिटेल में। तो वहीं इस बैठक के बाद हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को लेकर पूर्व OSD और BJP नेता जवाहर यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुना देते हैं। जिस तरीके से चिंटल्स पैराडीसो में एक बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद जो है सभी जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर एक नकेल कसने की जो सरकार है उसने तैयारी कर ली है, और वहीं जो सोसाइटीज के लोग हैं उनमें भी एक चिंता का जो विषय है वो बनना शुरू हो गया है। और उन्हीं चिंताओं के बीच चिंटल्स में हादसे के बाद और NBCC बिल्डिंग की जर्जर हालत के बाद अब जो तमाम RWA के जो प्रधान हैं उन्होंने जो है चिंता जताते हुए वो CM मनोहर लाल के पास पहुंचे हैं। उन्होंने समय लिया और उन्होंने एक मीटिंग की है। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आगे की रणनीति जो है वो बिल्डर्स के लिए रहेगी, उसी को लेकर जो है हम बात करेंगे। जवाहर यादव हमारे साथ हैं, BJP नेता। क्या कहेंगे सर, मीटिंग कैसी रही? नहीं, मीटिंग बहुत अच्छी रही। सारे जितने भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले RWA थी, उनका एक बड़ा ग्रुप आज माननीय मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया। 1-2 दिन की गुड़गांव में मीटिंग रखी है, जिसमें बिल्डर भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे, HSVP की रेरा के अधिकारी भी होंगे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी होंगे, साथ में सामाजिक संस्थाएं और RWA, ये सब उसमें अपना सुझाव देंगे। उसके अलावा उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की बात की थी कि कानून पुराने हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका भी समाधान जल्द करेंगे। तो जब जितने भी लोग मिले थे वो खुश थे और तुरंत मुख्यमंत्री ने एक्शन लेके तुरंत मीटिंग अरेंज की। इससे वो सभी प्रभावित थे और सबका विषय ये है कि जहां ऐसी शिकायतें हैं, जो पहले से 2-3-4 साल से ऐसी शिकायतें आ रही थी, मुख्यमंत्री ने सबका कहा है कि उनका स्ट्रक्चर वो सब एक कोई भी कमेटी बनेगी, चाहे वो IIT रुड़की हो, IIT दिल्ली हो या अन्य जो भी एजेंसी होगी, वो वहां जाकर उनको चेक करेगी। कहीं अनियमितता होगी तो उनको ठीक किया जाएगा। सर, अनियमितताओं को तो ठीक किया जाएगा, लेकिन NBCC की जो जर्जर हालत है, 2018 में बिल्डिंग बनकर स्टार्ट हुई, 4 साल में ऐसा क्या हो गया और फिर उसके बाद सरकार का अब ध्यान क्यों गया जब चिंटल पैराडीसो में हादसा हो गया? देखिए, ऐसा है कि वो बिल्डर की बनाई हुई वो थी, उसमें सरकार के बनाई हुई ही नहीं थी। उसमें भी अगर कहीं कोताही बरती जाएगी तो चाहे वो उसका ठेकेदार हो जिन्होंने उसको बनाया है, चाहे वो बिल्डर हो, और अगर कहीं सरकारी कर्मचारी की भी उसमें कोई ऐसी है कि उससे संलिप्तता मिली या उसने कोई सर्टिफिकेट देना था जो कि उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी किए बगैर दिया गया होगा, तो उस पर भी एक्शन लेगा। ये विषय मानव जीवन के बचाने का है, तो ये किसी भी व्यक्ति पर कठोर से कठोर एक्शन लेना पड़ा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी पीछे नहीं हटते। सरकार हमेशा जब हादसा हो जाता है उसके बाद एक्शन लेने का क्यों सोचती है? पहले अगर ऐसे बंदोबस्त क्यों नहीं करती जो ऐसे इस तरीके के जो हादसे हैं वो हो ही ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहले ऐसे बंदोबस्त, ये एक घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, परंतु ऐसा नहीं होता कि हर सोसाइटी में। आज भी अनेकों सोसाइटी ऐसी है जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चूक हुई है, वो चूक की पुनरावृत्ति ना हो। तो समय समय पर ऐसी घटनाएं भी सिखाती है आपको, तो उससे सीखकर बेहतर करेंगे और आगे ऐसी घटना ना हो, यही प्रयास करने का। सबके सुझाव हमने पेपर पे नोट किए हैं और उस दिन 2 दिन के उसमें भी वो अपनी बात रखेंगे, सब पर तुरंत एक्शन लेंगे और घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। आगे इसकी ना हो, अब तो जो बीत गया वो उससे सीखना हमें अतीत से। 26 तारीख को क्या मतलब क्या होगा ऐसा जो लोग आश्वासित होंगे? क्योंकि जैसा कि RWA के प्रधान तमाम मौजूद थे, कैसे बेला की बात करूंगी, वहाँ की जर्जर हालत है, वहाँ वो जो नींव है वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है, पानी वहाँ पर भरता है। तो क्या मतलब क्या एक रणनीति जो है वो बनाना है? देखिए, जहाँ ऐसी शिकायतें आपने जैसे कासाबेला का नाम लिया या कुछ और भी ऐसे हैं, इन सब का ऑडिट कराएंगे। वहाँ जाकर जो भी IIT रुड़की, IIT दिल्ली या जो भी और एजेंसियां भी इसके लिए नियुक्त होगी, वो वहाँ जाकर उसकी जांच करेगी। थैंक यू।
थैंक यू। ये थे हमारे साथ जवाहर यादव, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि इन जो ये मीटिंग हुई है और जो ये आरडब्ल्यू के प्रधान जो उन लोगों से मिले हैं, तो किस तरीके से सरकार जो रणनीति है वो बना रही है, किस तरीके से जो है अब जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, उन पर जो है उनको सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है। अब देखने वाला समय ये होगा कि जब 25 और 26 तारीख को मीटिंग होगी तो उसके अंदर क्या कुछ जो रिजल्ट है वो सामने आता है, और मीटिंग के अंदर तमाम जब अधिकारी और तमाम जो तबके के लोग वहां पर बैठेंगे तो क्या कुछ जो नजारा होगा वो होगा, और कब किसकी जो गलती है वो निकलकर सामने आएगी। कैमरा पर्सन अशोक ग्रोवर के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर गुरु। यमुनानगर पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। साथ ही साथ कहा कि हुड्डा के समय बजट 62,000 करोड़ था और हरियाणा का पिछला बजट 1,52,000 करोड़ का था। इसमें कई गुना की वृद्धि हुई है और अगर आमदनी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कर्ज भी बढ़ता है, लेकिन उस बढ़े हुए कर्ज को कर्ज नहीं माना जाना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 8वीं कक्षा के प्राइवेट और सरकारी सभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षाएं लेने को लेकर अभिभावक और प्राइवेट स्कूल के लोगों ने उनसे मुलाकात करी है और उस पर पुनर्विचार की मांग करी है। 25 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस संबंध में प्राइवेट स्कूलों, अभिभावकों और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो करप्शन पिछले कार्यकाल में थी, आपको पता था कि पिछले कार्यकाल में जो CLU थी वो एक उद्योग बन गया था कि जिस प्रकार से करप्शन थी। आज आपको कहीं भी वो CLU जैसी बात कहीं सुनने को नहीं मिली होगी। कहीं किसानों को डराने की बात नहीं सुनी होगी कि उनकी जमीन एक्वायर कर ली, बाद में छोड़ दी, जब अपने लोग गए उन्होंने खरीद ली और फिर उसको छोड़ दिया। उस पर तो कोर्ट की भी टिप्पणी है, कोई मेरी टिप्पणी नहीं, कोर्ट की भी उसके ऊपर टिप्पणी है कि ये नियम के अनुसार गलत था जो सरकार ने किया, वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। लेकिन हमारे कार्यकाल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, एक भी घटना अभी तक ऐसी नहीं हुई। जहां तक कर्जे की बात है, देखिए कर्जा जो डिपेंड करता है उसको आप अमाउंट पे ना लेंगे, पहले कर्जा कितना था अब कर्जा कितना। जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा तो कर्जा भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं आज 10 लाख रुपए का बिजनेस करता हूं और मेरे पास कर्जा मान लीजिए 2 लाख का है और मेरा बिजनेस 10 लाख का है, और अगर कल मेरा बिजनेस 20 लाख का है और कर्जा मेरा 4 लाख का होता है तो ये कर्जा बढ़े नहीं है, क्योंकि मेरा काम भी तो बढ़े ना। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तब हरियाणा का बजट 60 या 62,000 करोड़ था। अब पिछला बजट जो था वो 1,52,000 करोड़ का है। तो स्वाभाविक ही है कि आमदनी भी बढ़ रही। अगर आमदन बढ़ती हो, कर्जे से आमदन बढ़ती हो, जो व्यक्ति है चाहे प्रदेश है, तो उन दोनों को लाभ है। अभिभावक भी देते हैं। इससे पहले मुझे जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं वो भी मुझे मिले थे और अभिभावकों ने ये बात मुझे बताई जिसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं थी कि जो 8वीं तक की जो बुक्स हैं वो NCERT की बुक्स नहीं है सारी सारी। वहाँ काफ़ी बुक्स जो हैं अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप की पुस्तकें लगती हैं और इसलिए बच्चों का एक जो पेपर होगा तो वो जो है वो न्याय संगत नहीं है जैसा उनका कहना है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी है और उसमें हमने जो हमारे बोर्ड के अधिकारी हैं वो भी, जो हमारे एजुकेशन के अधिकारी हैं वो भी, और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके लोग हमने उसमें बुलाए हैं और साथ ही हम कुछ अभिभावकों से भी उस पर ऑनलाइन चर्चा करेंगे। कोई बात करना चाहेंगे तो वो उनके सुझाव भी मिलेंगे और जो बच्चों के हित में है वही फैसला मिलेंगे। ऐसा नहीं किसी के साथ वो नहीं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि पुनर्विचार करें। पानीपत में मामूली कहासुनी को लेकर के 3 युवकों ने साथी युवक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 7 दिन बाद युवक की मौत हो गई। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने पहले हत्या की कोशिश मामले में अब हत्या की धारा को लेकर के जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री के अंदर उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर गैस की पाइप, हाई प्रेशर पाइप थी, वो इंसर्ट हो गई थी
उस संबंध में मुकदमा एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक एक्यूज हमने अरेस्ट भी कर लिया। यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला शहर के फव्वारा चौक का है, जहां बीती रात 2 चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चोरों ने एक मेडिकल स्टोर से न केवल कैश उड़ाया बल्कि वहां पड़े बच्चों के डायपर भी उड़ा लिए। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके डीवीआर से फुटेज को निकाल करके चोरों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन देखना यही होगा कि पुलिस कब तक इन चोरों को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हो पाती है। सुबह 7 बजे ना मंदिर जाने के लिए निकला था, तो जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, हॉस्पिटल के गार्ड आए मंतराज जी, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि तूने रात ताले नहीं लगाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने रात ताले लगाए थे। मैंने जैसे ही भाग के आके देखा, मेरा घर साथ में ही है, देखा तो ताले टूटे हुए थे यहाँ पे। फिर सीसीटीवी कैमरे भी मेरे तीनों तोड़े हुए थे बाहर के। मैंने शटर उठा के देखा तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। गले में से जो कैश था वो नहीं था गले में। इसके अलावा पैम्पर्स के 8-9 पैकेट जो 800-900 रुपये के वैल्यू है एक पैकेट की, वो गायब थे। हिमालय बेबी का सामान था बच्चों का, वो गायब था। इसके अलावा स्प्रे वगैरह, वोलिनी स्प्रे वगैरह गायब थे और थोड़े बहुत इंजेक्शन। बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में पुस्तकालय के लोकार्पण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। लोगों ने मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ पार्क को कब्जाधारियों से बचवाने के लिए मंत्री मूलचंद शर्मा का आभार जताया। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि पार्क की देखरेख के लिए लोगों का आभार जताया है। उद्घाटन करने के लिए मैं आया। पहले कहते थे जी कोई चौकीदार नहीं है, चौकीदार भी इसमें रखे। इस कमेटी के लोगों ने बल्लभ के लोगों के लिए काम करा। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। इस कमेटी को इस बात की बधाई कि इतने लंबे पार्क, अभी पूरा जगमगाट, हरे भरे पेड़, दूधिया लाइट, चमचमाता हुआ शहर, ये सब इनकी जिम्मेदारी। पैसा सब दे सकते हैं, घर में पैसा हो सकता है, घर के आंगन को महिला सजा सकती है, आंगन को वही महिला सजाएगी जिस आंगन का ज्ञान हो। पैसा हो सकता है पर ज्ञान नहीं हो सकता। घर के मकान को वही सजा सकता है जिसमें घर का ज्ञान हो। इसलिए मुझे इस तरह सब तरह के लोग हैं जो इस कमेटी में लिए गए थे और कमेटी की स्थापना 2013 में लोगों ने करी। पलवल में बागवानी विभाग की एक्सीलेंस विलेज योजना के तहत जिले के 2 गांवों का चयन किया गया। इस दौरान बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि इजराइल की तर्ज पर उत्कृष्ट गांव योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रदेश में 11 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रदेश के अलग अलग गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें जिले के गांव मीरापुर और होडर ब्लॉक के गांव घड़ी पट्टी को बागवानी विभाग ने गोद लिया। बागवानी विभाग किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। बागवानी विभाग की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि किसान सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। तो बागवानी की बात, जो खेती में पैसा की दुगने की बात जो कही गई है, ये वाकई में वैसे सच्चाई है। लेकिन इसमें फर्क इतना है कि हमें अपनी जो मेहनत और थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे, और बदलाव के लिए जब किसान तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल दुगनी खेती और दुगना पैसा उसमें बिल्कुल वसूल कर लेंगे। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।